गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो हम इडुटेरिया के नवंबर-दिसंबर 2022 की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं दिसंबर के राष्ट्रीय घटनाक्रम को। संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया। 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के महापंजीयक कार्यालय आरजीआई के अनुसार वर्ष 2014-16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख थी, जो वर्ष 2018-20 में यह घटकर 97 प्रति लाख हो गई है। गैस मूल्य के निर्धारण के लिए गठित की गई समिति किरीट पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के एक दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। मेघालय में दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। विकलांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। कृषि निवेश पोर्टल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग, इसका उद्देश्य है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल बनाया गया है। 6 दिसंबर 2022 को भारत एवं बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ ढाका में मनाई गई है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में मुंबई में किया जाएगा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इस एटीएम की सहायता से लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगातार सोने के सिक्कों से खरीद सकते हैं। गुजरात में हुए 15वां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 में से 156 सीटें जीती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीती है। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब दोनों में राज पार्टी का दर्जा दिया गया है। स्वास SHWAS, इसका फुल फॉर्म है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी योजना एवं ऐप। ये तमिलनाडु सरकार का है। इसका उद्देश्य है राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना। सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान, यह अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है। पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ड्यूटीज की बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित की गई है। हुनूर ग्लोबल 500 सूची में 2022 में 20 भारतीय कंपनियों ने 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपना स्थान बनाया है और भारत 9वें स्थान से अब 5वें स्थान पर आ गया है। केरल के औवा में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम
भारथियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोची में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया है। 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत देश दुनिया का पहला देश होगा। संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवित करने के लिए भारत की नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 भारी प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग उपकरणों को उपयोग करके देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। अरुणोदय 2.0 योजना असम सरकार के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रति माह डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इससे पहले ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार अध्यादेश ला चुकी है। स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के वडनगर मोढेरा सूर्य मंदिर एवं त्रिपुरा की उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। प्यूमा इंडिया में अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीटी उषा राज्यसभा की उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बनी है। 23 से 26 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर निर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद विवरण के मैनुअल को साझा करेंगे। लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को लोशर महोत्सव मनाया गया है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केरल का धर्मदम पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। केरल राज्य सरकार द्वारा बैकल किले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों को लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल ऐप प्रहरी को लॉन्च किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी। ओडिशा के बरगढ़ में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अपनी स्वर्ण नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 6000 मेगावाट तक पहुंचाना है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना, पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और DRDO ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रोजेक्ट वाणी
भारतीय विज्ञान संस्थान आर्ट पार्क एवं गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषा डेटा एकत्र किया जाएगा, जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन वेस्टर्न जीआईबी की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट जीआईबी का विचार पेश किया है। नवंबर 2022 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है। इसका उद्देश्य राज्य की हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना तथा नई नौकरियां सृजित करना है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा निवेश को आकर्षित करना है। केरल सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय के लिए योजना बनाना है। 18-19 नवंबर को नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आतंकवाद के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना था। यह तीसरा संस्करण था जो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया जाएगा। इसे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। ओडिशा की बाली यात्रा में 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर का है। वांगला महोत्सव मेघालय का है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरिट्टापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टिकर वेस्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसे फर्स्ट स्टेप नाम दिया गया है। हर घर गंगाजल योजना बिहार सरकार द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य गंगा नदी का पानी सूखे इलाकों में पहुंचाना है। राजगीर, बोध गया तथा नवादा में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 4,000 करोड़ परिव्यय के साथ राजगीर, गया तथा बोध गया में लागू होगा तथा 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति करेगा। दूसरे चरण को नवादा में 2023 से लागू किया जाएगा। इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत लागू किया जाएगा। भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मूंगफली महोत्सव कल्डेकाई पारी से कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह कर्नाटक में आयोजित किया गया है। नई चेतना अभियान केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका थीम है लिंग आधारित हिंसा। इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करना। आम्लान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान है। इसे ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना।
G20 की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा हैं। कृषि थॉन 2022 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में एक्सपो कृषि थॉन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रयोग की जा रही नवीन कृषि तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है। हाल ही में भारत बायोटेक ने इन कोवैक्स को सभी वयस्कों के लिए कोविड बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू के कटरा में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना है। सुशासन पुरस्कार योजना हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। लेखाकारों की 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना तथा आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना आदि है। भारतीय सेना की लॉन्स नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बन गई है। उन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। 17 से 22 नवंबर तक मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। 17 नवंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी दौरा करेंगे। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है तथा भागीदार देश नेपाल है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। फोकस राज्य में है यूपी और तथा केरल। भागीदार राज्य है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर से की गई है। हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है। यह 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया। हाल ही में तमिलनाडु ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा सरकार द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
11-12 नवंबर 2022 को वाराणसी में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 2-3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस वर्ष इसका विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम तथा सीमा ढूंढिया को आईजी नियुक्त किया गया। इसमें सीमा ढूंढिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। निवेशक दे दी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मैमलू गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। दिसंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटना को देखते हैं। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली और सितंबर 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने के लिए पर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं एवं यह आंकड़ा 2050 तक 5 अरब से अधिक पहुंचने का अनुमान है। अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग
जारीकर्ता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का है, वहीं भारत का स्थान 48वां है। भारत एवं जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुंच आसान होगी। दक्षिण अंडमान सागर में आए चक्रवर्ती तूफान मैंड्रोस का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। यह तूफान भारत में सबसे पहले चेन्नई समुद्री तट से टकराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मैट्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मालदीव मैट्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया गया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामले की संख्या 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर 2021 में 247 मिलियन हो गई है। इसमें सर्वाधिक मामला नाइजीरिया में 27% है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के कुल मामले में भारत का हिस्सा 79% है। उत्तरी अमेरिका में आए बम चक्रवात ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अधिकांश हिस्से को प्रभावित किया है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 3 बार विश्व कप जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। पेले ने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन IOL की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। इस घोषणा का उद्देश्य श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों का समाधान खोजना है। फोर्ब्स की विश्व 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इस सूची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार, नायक की संस्थापिका फाल्गुनी नायर, SCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा, सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और भारतीय इस्पात प्राधिकरण की अध्यक्ष सोमा मंडल शामिल है। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। अब नवंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। वेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग है, USA न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान जो है वह स्विट्जरलैंड को है। भारत का स्थान 31वां है कुल 85 देशों में और अंतिम स्थान पर बेलारूस है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसमें प्रथम स्थान पर पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है। भारत के कुल 118 शामिल है। भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे शीर्ष पर है, जिसका स्थान 40वां है। शीर्ष 200 में 19 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। पहली बार आबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसका थीम है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्रीज था। 6 से 18 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में UNFCCC के COP27 सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 में इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मवाच तथा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त है।
चौथा स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान इसमें 8वां है। 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर था। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलर प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। हाल ही में पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है। आसियान का गठन 1967 में 10 सदस्यीय देश के रूप में हुआ था। बाली में आयोजित G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत भारतीयों को 2 साल तक यूके में काम करने का अवसर दिया जाएगा। हाल ही में भारत को 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में JPAI में 25 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की मंजूरी दी है। 2 अप्रैल 2022 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया है। हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोआ में 40 वर्षों बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 23 दिसंबर 2022 को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। पहली बार विश्व मीडिया कांग्रेस का आयोजन आबू धाबी UAE में किया गया। इसे भारत की ओर से सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंदा ने संबोधित किया है। G7 ग्लोबल शील्ड पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांग्लादेश पहले देश बन गए हैं। G7 ग्लोबल शील्ड पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित देशों की सहायता करना है, जिसका अध्यक्ष जर्मनी है। कंबोडिया के नोम पेह में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति तथा वन जीवन के क्षेत्र में 4 समझौते किए। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बैठक में भाग लिया। भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिका राज्य मैरीलैंड उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ओमर को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया। हाल ही में न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। हाल ही में चीन ने कतर के साथ दुनिया के सबसे लंबे गैस आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी डिक्शनरी पब्लिशर मरियम वेस्टर ने गैस लाइटिंग को 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। हाल ही में परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड द ईयर के रूप में चुना गया है। स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डब्बे हैं। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भाग लिया है। हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। हाल ही में भारत के 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया गया है। अब नवंबर-दिसंबर 2022 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखेंगे। अब दिसंबर 2022 के रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखते हैं। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। टीबी का पता लगाने के लिए पुणे में स्थित माईलैब की परीक्षण कीट केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमति पाने वाली पहली स्वदेशी परीक्षण कीट बन गई है। बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के जहाज कोची, कावारत्ती एवं सुमित्रा ने भाग लिया है। भारत की विदेशी निर्देशित स्टील्थ विध्वंसक
INS मोरमुगाओ को 19 दिसंबर को भारतीय नौसेना में मुंबई में कमीशन किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा रसीद रोवर को फ्लोरिडा के कैप केनेवर्स प्लेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान है। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कांचिन 2022 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक मेघालय में आयोजित किया गया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया है। 11 दिसंबर 2022 को एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने देश और एक निजी कंपनी का पहला चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है। हैकिटो RM1 नाम की मिशन को एक जापानी स्टार्टअप iSpace ने लॉन्च किया है। DRDO द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में हुए 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान समझौते के तहत भारत ने सभी राफेल विमान प्राप्त कर लिया है। मझगांव डाक रिपब्लिकेशन द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा चेन्नई में लार्सन एंड टुब्रो की जहाज निर्माण सुविधा में स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज INS अर्नोला को लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद कैंट में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ता ने हाल ही में एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। अब नवंबर 2022 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम संबंधित करंट अफेयर्स को देखते हैं। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम-S आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। विगिल 22 एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने 15-16 नवंबर को तटरक्षक अभ्यास सी विगिल 2022 का आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को नासा द्वारा चंद्रमा के लिए मिशन आर्टेमिस फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में 21 नवंबर को इंडोनेशिया में द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में इसरो ने PSLV C-54 के जरिए अर्थ ऑर्बिटेशन 6 तथा 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया है। EOS-6 महासागरों की निगरानी के लिए लॉन्च की गई ओशन सेट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। ऑस्ट्रा हिंद 2022 का अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच राजस्थान में युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। हरिमऊ शक्ति 2022 भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन मलेशिया में किया गया है। नसीम अल बहर युद्धाभ्यास 2022 भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच ओमान तट पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। समन्वय 2022 28 से 30 नवंबर को आगरा में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया गया है। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने राजस्थान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया है। ऑपरेशन स्वॉर्ड भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद ने अरब सागर में आयोजित समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा स्थापित की जाएगी। भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत इच्छक को चेन्नई में लॉन्च किया है। इसका निर्माण GRSEYL&T द्वारा बनाए जा रहे 4 वेल्स प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने मास्टर मिसाइल
हॉर्संग 17 को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने महाराष्ट्र के नागपुर में एयरफेस्ट 2022 अभ्यास का आयोजन किया है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण किया। 5 से 7 नवंबर को इसरो द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देहरादून में आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रगति को बढ़ावा देना है। गरुड़ 7 भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जोधपुर में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन तंजानिया में किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तरकस ने भाग लिया है। ये हैं नवंबर-दिसंबर 2022 के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।